आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और बढ़िया बढ़िया तैयारी करते रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको हर संभव प्रयास करेंगे आपके लिए मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका बिल्कुल सही सटीक और न्यू अप टू डेट प्रश्न कवर कराएं और हम कवर करा भी रहे हैं। चलिए वो तो हम आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न कवर कराएंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा और अगली भर्ती परीक्षा हम आपको बहुत सहायता करने वाले हैं। हम आपके लिए हम बता दें, अगर आप नए हो तो आपको प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल। इसका एग्जाम हो चुका, 2 एग्जाम रह चुके हैं एनटीपीसी ग्रुप डी का। दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए बिल्कुल आपके लिए साबित होने वाला है और लाभदायक, चिंता ना करें। चलिए और देखते रहे हैं, पिछले ईयर के प्रश्नों के उठा रहे हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, सब देखिएगा, प्लेलिस्ट पर डला है वीडियो। हम लेके चलते हैं, पहला प्रश्न लिखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए हम हर समय प्रयास करेंगे अगली भर्ती में आपको इसी प्रकार के इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे। चलिए, पहली कपास मिल की स्थापना पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो देखिएगा, आप पता होनी चाहिए, मुंबई में। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। पटना बिहार की राजधानी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल। चेन्नई तमिलनाडु। तो आपको शहरों का भाई पता भी तो होनी चाहिए कौन शहर कहाँ पर है ना। तो रिपीट कर दे, मुंबई महाराष्ट्र, पटना बिहार, कोलकाता पश्चिम बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु। तो बगल में कॉफी रख के बैठे जिससे हम ऐड जानकारी बताएं तो आप लिख सको। चलिए, और रही बात हमें कपास मिल की बात कर रहा है, तो भारत के प्राचीन शहर, जिसे पहले बॉम्बे कहा करते थे, अब उसका नाम मुंबई हो गया है, यहाँ पर स्थापना हुआ था। और कपास का उत्पादन की बात करें तो अधिकांश कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में होता था। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में। और वहीं पर स्थापना हुआ कपास मिल की पहली की बात कर रहा है। और रही बात यहाँ पर, जो कपास का उत्पादन होता है जो काली मिट्टी में होता है, अधिकतर काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, तो काली मिट्टी को काली कपास मृदा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और छापना, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव खालिस्तान की अवधि के लिए किया जाता है, ध्यान रखें। तो राज्यसभा को हमारे भारत में उच्च सदन भी कहा जाता है, ध्यान रखें, और साथ में इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको बताए हैं। और रही बात यहाँ पर प्रश्न की बात कर रहा है, लेकिन कि जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है जी 6 वर्ष के लिए होता है, याद रखिएगा। तो जो भी सदस्य चुने जाएंगे कितने होते हैं? 250, याद रखिएगा। और हमारे भारत में अधिकतम 250 राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है, बंटवारा किया गया हर कैटेगरी में, हर क्षेत्रों में। तो 250 सीटें होती हैं। और रही बात, और जिनका कार्यकाल होता है 6 साल के लिए, यही प्रश्न पूछ रहा था। उच्च सदन या स्थायी सभा भी कहते हैं राज्यसभा को। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वंशानुगति नियम की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, अगर आप साइंस के विद्यार्थी तो आप बखूबी पता होगा। यहाँ पर आपको ऐसा ना कि सिर्फ एक ही विषय मिले, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, आप कह सकते हो करंट अफेयर, कह सकते हो खेल, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, स्ट्रेटेजी के सभी प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर समाहित होंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। उन प्रश्नों को समझिएगा। इस बार इस प्रकार के प्रश्न आए थे, इस टॉपिक से आया था, इस अध्याय का, इस विषय का, तो आपको उसको खोज खोज के पढ़ना, समझे। तो वंशानुगति का नियम आपका साइंस का प्रश्न है, जिसकी खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंटल। तो आपको पता होगा ना, मटर के पौधे पे इन्होंने किया था ना भाई, क्या एक्सपेरिमेंट, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? देखिएगा, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको गढ़ा है। चलिए, आपका आंसर ये होगा। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कहाँ से होता है? भारत भाई निर्यात भी करता है और आयात भी करता है। निर्यात मीन्स होता है भारत की वस्तुओं को विदेश पहुंचाना या बेचना, और आयात मीन्स क्या होता है? विदेशी वस्तुओं को भारत में खरीद कर लाना। तो यहाँ पर हमें बात कर रहा है, विदेशी व्यापार होता है अधिकतर कहाँ से होता है? देखिएगा, आपका आंसर होगा समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। तो अधिकांश ट्रांसपोर्ट होता है, या हम कह सकते हैं जो व्यापार होता है विदेश के साथ, वो समुद्री मार्गों के माध्यम से या हवाई मार्गों के माध्यम से किया जाता है भारत में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया है? देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जो कहाँ पर है? भारत में है, याद रखिएगा। और भारत किस राज्य में है? गुजरात में, याद रखिए, गुजरात के बड़ोदरा में। ये सबके सब प्रश्न याद रखिएगा। कहाँ पर? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में है। भारत की किस राज्य? गुजरात में, गुजरात के बड़ोदरा में है। और नदी की बात करें तो नर्मदा नदी के समीप स्थित है, ठीक है। और साधु बेट
साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है कौन? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे हम एकता का प्रतीक भी कहते हैं। और इसका जो डिजाइन है किसने किया था? रामवनजी तुषार, याद रखिएगा, रामवनजी तुषार। क्योंकि इसलिए फैक्ट है क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत में है, गुजरात के वडोदरा में है और साधु बेट नामक द्वीप पर है। और 21 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस होता है भाई? और मूर्ति किसकी बनी है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, याद रखिएगा, जो भारत के पहले गृह और सूचना प्रसारण मंत्री थे। इतना फैक्ट कौन बताएगा जी? बताइए, हम आपको बताने प्रयास कर रहे हैं हर प्रश्न के साथ। चलिए पढ़ते रहें, लिखते रहें, कॉपी नोट डाउन करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो हमें बोल रहा है खिलाफत एक आंदोलन था जो मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया था। तो इसके जो थे नेतृत्वकर्ता कौन थे? शौकत अली, याद रखिएगा, शौकत अली। और एक व्यक्ति और था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनके साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम भी अली से आता है पीछे, याद रखिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, होमवर्क आपका, कभी तो एक आध प्रश्न बता दिया करो भैया अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली। और एक और व्यक्ति जिसका नाम भी पीछे अली लगता है। तो आपकी जिम्मेदारी, आप आंसर बताएंगे वरना आपका नंबर कटेगा अगली भर्ती परीक्षा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न तो हमें शायद पहले पूछे जा चुके, ध्यान रखें। आप देख पा रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930, याद रखें 26 जनवरी 1950 की बात नहीं, 1950 की बात ना हो रही भाई, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। किसने? कांग्रेस पार्टी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1885 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। एक राजनीतिक पार्टी है जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा सकती है क्योंकि प्राचीन पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इन्होंने क्या किया था? 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस। अब वर्तमान में हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो यहाँ पर बदल गया है भाई, कांग्रेस ने कुछ मनाया, अभी वर्तमान में कुछ और मना रहे हैं। आपके अगला प्रश्न साइंस का प्रश्न आया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली स्थान मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु की सबसे बाह्य कक्ष में, ठीक है। जो आप देखोगे परमाणु, आप ऑर्बिटल या आपने एटम्स पढ़े होंगे तो अवश्य जानते होंगे, साइंस के विद्यार्थी होंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संयोजकता को पूरा करते हैं, वो कहाँ होते हैं? बाहरी परमाणु है। जो परमाणु का जो बाहरी कक्ष होता है ना, वहाँ पर क्या मिलते हैं? आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो क्या करते हैं? संयोजकता को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखें। कब की बात हो रही है? 18 सितंबर, विश्व बांस दिवस। और हम बता चुके हैं बांस एक प्रकार का क्या है भाई? घास है, ठीक है। बांस एक प्रकार का क्या है? घास है और ये सबसे तेजी से बढ़ता है। और हर साल बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, है कि ना, ठीक है। और आप 8 सितंबर को क्या मनाते हो? साक्षरता दिवस। इन सब दिवसों को समझ लीजिएगा भाई, एग्जाम में एक बार दिवस पूछ लिया मतलब अगली भर्ती परीक्षाओं में दिवस पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्योग्राफी का प्रश्न आया, भूगोल का। भारत का पूर्वी तट एक खालिस्तान है, देखिएगा। पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी होता है, प्रायद्वीपीय पठार होता है, उत्तरी मैदान होता है भारत में ना, होता है ना। तो भारत का पूर्वी तट की बात कर रहा है, एक क्या है? निम्न अवसादी तट है, ठीक है। इस प्रकार से भारत का भौगोलिक क्षेत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, खराई ऊँट। ऊँट तो जानते हो आप लोग, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः खालिस्तान पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। तो समुद्री खरपतवारों, जो समुद्री खरपतवार होता है, मतलब जो काम के नहीं होते उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। जैसे आप फसल उगाते हो तो फसल में कुछ ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ बिना बोए उग जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? खरपतवार। और ऐसे खरपतवार जो समुद्र में उगते हो, जो काम के ना होने, क्या बोलते हैं? समुद्री खरपतवार। इन्हें ही कौन खाता है? खराई ऊँट, ठीक है। और रही बात जो ऊँट है भाई, ऊँट हमेशा राजस्थान तरफ मिलेंगे या कह सकते हैं आप लोग रेगिस्तान एरिया, ठीक है। रेगिस्तान या मरुस्थल एरिया में कौन ऊँट पाए जाते हैं। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और ऊँटों का सबसे बड़ा मेला लगता है कहाँ पर? राजस्थान में। उसका नाम क्या है? पुष्कर, याद रखिएगा, पुष्कर मेला। अगला प्रश्न देख के समझ पा रहे होंगे आप लोग भाई, इतिहास का प्रश्न है। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? अब ये प्रश्न हमें इंगित कर दिया कि भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ना है। भाईजान,
इब्न बतूता, मैगस्थीज, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जितने भी विदेशी भारत में आए थे, कब आए थे, किस उद्देश्य से आए थे और कहाँ पर किससे मिलने आए थे, किस कारण से आए थे, आपको पढ़ लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे प्रश्नों को इंगित करके बताते रहेंगे भाई क्या पूछ रहा है, और ऐसे प्रश्न ऐसे टॉपिक के प्रश्न आएंगे, समझे। तो उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री भाई, वो अल बरूनी था, ठीक है। अल बरूनी, ध्यान रखें जी, कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का था, जो 11वीं शताब्दी में भारत पर आया था दौरा में। और चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताएं जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो प्रश्न इंगित कर रहा है उपन्यास, नाटक, एकांकीय या पुस्तकों से संबंधित प्रश्न भी आएगा। तो मुल्क राज आनंद एक ऐसे भारतीय लेखक हैं जिन्होंने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास को लिखा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, CISF, है कि नहीं, ना सुने आप लोग, हाँ सुने होंगे भाई। तो इसको भाई बात कर रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की, जिसे हम क्या बोलते हैं, CISF, जी आपका अंग्रेजी का शॉर्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर बात आती है, इसकी स्थापना की बात कर रहा है विद्यार्थी, इसका आंसर हो जाएगा 1969। इस प्रकार से आपको समस्त अर्धसैनिक बल और जितने भी भारत में सैनिक बल हैं उन सभी का स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आप रखिएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 को किया गया था, जिसे हम CISF कहते हैं। और इनका काम क्या होता है विद्यार्थियों, इनका काम ये होता है जो भारत में जो राष्ट्रीय कह सकते हैं सरकारी जो आपके उद्योग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरसियन या सैन्य छावनी शहर है, मतलब जहां पर सेना का पूरा डेरा रहता है उसे क्या बोलते हैं, सैन्य छावनी। सैन्य मीन्स क्या होता है, सेना, है कि नहीं, और छावनी मीन्स क्या होता है, सेना का टुकड़ी, क्या बोलते हैं, सैन्य छावनी। तो ध्यान रखें जी, आपको जालधर मिलेगा, और जालधर कहाँ पर, आपका पंजाब में ध्यान, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेना की छावनी हमेशा मिलती रहेगी, जो देश सेवा के लिए तत्पर लगे रहते हैं। प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को में शामिल है। याद रखें, मतलब भारत ने एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाया था, मतलब 4 शहरों को आपस में जोड़ना, याद रखिएगा इसका लक्ष्य था। और इसके माध्यम से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यह चेन्नई जो कोलकाता, आपस में इन शहरों को क्या करना था, जोड़ना था, जिसका नाम क्या दिया गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। याद रखिएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा भाई। देखिएगा, वायु कोश का क्या कार्य होता है, ध्यान रखें, तो गैसों की आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करता है। रखिएगा, जो जहां गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वहां पर ये एक सतह प्रदान करता है, कौन करता है, वायु कोश। ये साइंस के प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। तो ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है क्या, अंटार्कटिका। रखिएगा, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न आ गया भाई। तो आपको सभी क्षेत्रों के प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्नों के माध्यम से समझना है कि अगली बार इस प्रकार के टॉपिक के प्रश्न आपको आने वाला है। तो ग्लोबल कॉमन्स का जो भाग क्या कहलाता है, अंटार्कटिका। याद रखिएगा। अगला पे देखिएगा, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाली जलडमरू मध्य का नाम क्या। याद रखिएगा, जी रहेगा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। जिस प्रकार से भारत और श्रीलंका को कौन करता है भाई, पाक या मन्नार की खाड़ी, है कि ना, उसी प्रकार जो मोरक्को है और स्पेन है, इसको जो अलग करने वाला जलडमरू मध्य का नाम क्या है, या जोड़ने वाला क्या है भाई, जिब्राल्टर। याद रखिएगा, ये आपके रहे शायद हो चुके हैं 20 टॉप। हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों कवर कराया है। हर प्रश्न में कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है विद्यार्थियों, बस आपको समझने की आवश्यकता है। आप समझ गए, इसका मतलब आप समझ गए कि अगली भर्ती में किस प्रकार प्रश्न व किस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हम आप साथ बता दें, हम अगर आप MP आबकारी की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दें हम इसकी भी तैयारी करा रहे हैं पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपका साथी कोई दोस्त भाई कर रहा है, महिला पुरुष हो, तो आप उसका अवगत कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से बिल्कुल आपको मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीके सब मिलेंगे, साइंस बिल्कुल पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से तैयारी चालू है। जाके देखें, पढ़े। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा MP आबकारी आरक्षक 2025-26 PY की कक्षाएं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी हम कैसे बता रहे हैं, क्या सटीक गलत है, क्या
किस प्रकार से आपको वीडियो चाहिए तो अवगत कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रयास करेंगे सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, हम मिलेंगे। चलिए आप हमें देखा, अच्छा बात है, और पढ़ते रहें बढ़ते रहें, हम आपके साथ हर समय आपको सही जानकारी और सही मार्ग बताते रहेंगे। हो गई, तुम भी पढ़ लो, तुम भी बनाना वीडियो पर। हाँ आ गई मीना दीदी।